जनता पार्टी की लगातार यह कोशिश रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को डिस्क्रेडिट किया जाए, उनको बेईमान बताया जाए, जनता के मुद्दों से जुड़े न रहने का आरोप लगाया जाए, संगठन को एकांकी तरीके से चलाने के आरोप लगाए जाएं और इस बात के लिए ये साबित किया जाए कि अब तक जो ये अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो इसने सत्ता का केवल दुरुपयोग किया है। यह इसलिए आवश्यक था इनके लिए कि अगर ये कांग्रेस को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे तो इनकी चूल्हे हमेशा हिलती रहेंगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की स्थिति में केवल और केवल कांग्रेस है। सरकार को यह अधिकार है कि वह विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी संगठन, संस्था, व्यक्ति को जो लाइसेंस दिया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने का, उसको रद्द कर दे अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो। 2020 में आपने इसकी जांच बैठाई और 3 संस्थाओं, कांग्रेस के 3 संस्थाओं को उसमें आपने घेरे में लिया। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। आपने आज की तारीख में आकर के उसमें से 2 के लाइसेंस रद्द कर दिए। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, ठीक है। इस आदेश को जारी करने के साथ ही साथ सरकार को, अगर सरकार इससे पारदर्शी थी तो उसको यह बताना चाहिए था कि ये कहां गलतियां हुई। इस ट्रस्ट ने और इस चैरिटेबल इस फाउंडेशन ने और चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहां गलतियां की हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर के इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, उनमें से किन किन को इन्होंने उल्लंघन किया है, ये तो सरकार बता नहीं रही है। केवल एक लाइन का आदेश, एक अधिकृत आदेश जारी कर दिया गया कि इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। यही अपने आप में बताता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहती है, भ्रष्टाचार की गतिविधियों को नहीं रोकना चाहती है, देश को अस्थिर करने वाले विदेशी सहायता को रोकने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वह अपने विरोधी दल के ताकतों को, संपर्कों को, रिसोर्सेज को कमजोर करना चाहती है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस लाइसेंस के निरस्त होने से कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने की ताकत में कोई कमी आएगी, क्योंकि इन फाउंडेशन से चुनाव लड़ने का संसाधन कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता। जो पैसा इनको विदेशी सहायता मिलती है या जो अगर विदेशी सहायता ले सकते हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। अगर चुनाव लड़ने के लिए उसका अगर उपयोग किया जाएगा तो गैर कानूनी होगा। और अब तक की जांच में यह साबित भी नहीं हो पाया है कि इन फाउंडेशन और ट्रस्ट को मिली हुई धनराशि का दुरुपयोग कांग्रेस ने अपने राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया है। तो मैं इस बात को तो अभी स्वीकार नहीं करने में मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि इस तरह का कोई भी तथ्य सरकार रखने में विफल रही है, सामने रखने में विफल रही है। एक बात और यह तथ्य है कि जब जनता जिसके साथ खड़ी होती है तो इस तरह के संसाधनों को रोकने, टोकने और कम करने का कोई मतलब नहीं होता। राजीव जी, मैंने चुनाव देखा था इलाहाबाद में, इलाहाबाद में उपचुनाव हो रहा था और जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह उपचुनाव लड़ रहे थे। पूरी कांग्रेस की पूरी सरकार उनके खिलाफ थी और संसाधनों में सरकार से कोई लड़ नहीं सकता, आप कितने भी संसाधन संपन्न हो। बावजूद इसके जनता के समर्थन से प्रचंड बहुमत उनको मिला। आज राहुल गांधी की इस पदयात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो पब्लिक कनेक्ट को अपने को रिवाइव करने की कोशिश की है, उसका लाभ इस पार्टी को मिलेगा। और जिस तरह का जन समर्थन इस पदयात्रा के दौरान मिल रहा है उन इलाकों में, खासतौर से जहां पे बीजेपी प्रभावी है, कर्नाटक का इलाका जहां पे बीजेपी प्रभावी, वहां शासन उनका चल रहा है, और उस इलाके में, और तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जहां पे कांग्रेस को तोड़ करके लोग जो सत्ता में आए और चंद्रशेखर राव साहब की सरकार तेलंगाना में चल रही है, यानी कि कांग्रेस के पास वहां कोई बहुत आज की स्थिति में वो सरकार में नहीं है, लेकिन जबरदस्त जन समर्थन मिला और इसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। तो आप सरकार कुछ भी कर ले, आप इनके कांग्रेस पार्टी के संसाधनों को कमजोर करने के लिए उनके मिलने वाली आर्थिक सहायता के जो भी प्रयास करना चाहता है कर ले, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय जो बीजेपी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उस एंटी इनकम्बेंसी का कोई विकल्प इनके पास नहीं है।
क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं, खासतौर से देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और बढ़ते हुए मूल्य, बढ़ती हुई कीमतें, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, ना सरकार अभी तक दे पाई है। इस कारण से जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है सरकार के सामने, उसको लेकर के और इन मुद्दों के साथ कांग्रेस जबरदस्त तरीके से जनता के साथ जुड़ी हुई है, और जनता जो इन समस्याओं से जूझ रही है वो कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इन कारणों से, निश्चित रूप से संसाधन किसको नहीं चाहिए, पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, संगठन चलाने के लिए, अपने राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए हर पार्टी को रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन जब जन समर्थन आपके साथ जुड़ता चला जाता है तो रिसोर्सेज भी आपके साथ आते जाते हैं। और यह यात्रा बता रही है कि पब्लिक का कनेक्ट, पब्लिक का जन समर्थन इस कांग्रेस के साथ जुड़ा है। निश्चित रूप से जो सरकार की जो इस तरह के निर्णय है, ये सरकार के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि यह सवाल ये उठेगा कि आखिर आप केवल और केवल कांग्रेस के द्वारा संचालित संस्थाओं के ऊपर ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। अगर जो इस देश का सामान्य नागरिक है, उसके जहन में भी तो सवाल आएगा कि या क्या केवल कांग्रेस के ही पार्टियों में, कांग्रेस के द्वारा संचालित संगठनों में इस तरह कमियां हैं, और अगर अन्य संगठनों में भी कमियां हैं तो आप उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, खासतौर से उन संगठनों के बारे में जो बीजेपी द्वारा संचालित है, सत्तारूढ़ दल द्वारा संचालित है और नियंत्रित है। तो बीजेपी को भी अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और अगर बीजेपी ने अपनी जवाबदेही तय नहीं की और लोगों के सामने तथ्यों को नहीं रखा तो बुमरांग करेगा। इसकी सहानुभूति मिलेगी कांग्रेस को। अगर सरकार इस बात को साबित करने में विफल रही, तथ्यों को लाने में विफल रही कि इन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं, और अब तक की स्थितियां बता रही हैं कि कोई इनके पास तथ्य है नहीं। कांग्रेस चीन से सहायता लेना, कोई सहयोग प्राप्त करना गैर कानूनी कैसे हो गया? क्या भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंध नहीं है? क्या भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध नहीं है? क्या भारत और चीन की कंपनियां एक दूसरे के देशों में सक्रिय नहीं है? क्या भारत और चीन के बीच में पीपुल टू पीपुल कनेक्ट नहीं है? क्या दोनों देशों के बीच में एकेडमिक शैक्षणिक अदला-बदली के नियम लागू नहीं है? अगर ये चीजें हैं तो चीन की सरकार या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से अगर कोई सहायता मिलती है कांग्रेस के इन दोनों ट्रस्टों को, तो नियम विरुद्ध कैसे हो जाएगा? नियम विरुद्ध तभी होगा जब अगर वह जिन उद्देश्यों के लिए लिए गए हैं उन उद्देश्यों में अवहेलना की गई है, और अभी तक सरकार यह कुछ भी बताने में विफल रही है। केवल आरोप लगा देने से कोई बात साबित नहीं होती। बिल्कुल 2020 में ही बीजेपी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि लगभग $3 लाख चीन से सहायता लिया है राजीव गांधी फाउंडेशन, लिया है। उनसे सहायता लेना, उनसे डोनेशन लेना, चंदा लेना कहां से गैर कानूनी हो गया? ये कैसे कर सकते हैं आप? अगर आपके राजनयिक संबंध नहीं है, उस देश को आपने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, तो आप इस तरह का आरोप लगा सकते हैं। और अगर आपके राजनयिक संबंध है, दोनों देशों के राजदूत एक दूसरे में काम कर रहे हैं, दोनों देशों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं, ट्रेड और कॉमर्स की गतिविधियां चल रही हैं, क्यों इस तरह उसको गैर कानूनी हो गया? तो मुझे भी ये भी लगता है कि अब ये तो कांग्रेस है, जो कांग्रेस हमने कहा भी है कि वो न्यायालय में जाएगी और सरकार के इस निर्णय को चुनौती देगी। और मुझे लगता है कि इस निर्णय से कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसको सहानुभूति मिलेगी लोगों को। जी, कांग्रेस को सहानुभूति मिलेगी। और इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं